हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर पे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं दोस्तों। हमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट टैग, पार्टनरशिप, सोगा, कंपनीज, एलएलपी सबका विजडम सेशन ले रखा है। सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल का विजडम सेशन बचा था, जो आप कह रहे थे सर नेगोशिएबल और एलएलपी ये दो का सर विजडम सेशन करवा दो। ये दो का ही विजडम सेशन बस बचा हुआ था। अब जिन लोगों को नहीं पता कि विजडम सेशन क्या है, मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दूं कि विजडम सेशन क्या होता है। सपोज करो वो कहानी देता है ना कि चिंटू को प्रिया से प्यार हुआ, लेकिन प्रिया के घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर चिंटू ने उसको भगाने की कोशिश की, फिर प्रिया के घर वाले उसको पकड़ के बहुत मारे। उसके बाद अब चिंटू के घर वाले प्रिया के घर वालों को मना रहे हैं कि इनकी शादी करा दो। ये कहानी जो रहती है ना, इस कहानी को अपन अवॉइड करते हैं। सीधी सी बात है भैया, चिंटू को प्रिया से शादी करनी है, बताओ कानूनी तरीके से कैसे होगी। सीधा मुद्दे की बात, इसको बोलते हैं विजडम सेशन। आप देखोगे जितने भी यहां पे मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, कहानी अवॉइड कर दी। जो मिसलीनियस चीजें ना, जो आपके टाइम को वेस्ट करती है, उसको हटा के सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। यानी कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, कौन से लीगल पॉइंट में, और उसका वन लाइन पे आंसर। इससे होगा क्या सर, इससे आपका फटाफट कंसेप्ट क्लियर होता है, फटाफट रिविजन होता है। और एग्जाम्पल दूं क्या भाई साहब, टमाटर एक फ्रूट है, ये नॉलेज है, लेकिन उस टमाटर को फ्रूट सलाद में नहीं डालना है, इसको बोलते हैं विजडम। इसी प्रकार से आईसीएआई की मॉड्यूल पे जितनी बातें हैं वो सबके सब आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए क्या लेकर जाना है, उस मॉड्यूल से एग्जाम में क्या लेकर जाएंगे, इसको बोलते हैं विजडम। एंड यही विजडम नोट्स है और यही विजडम लेक्चर है। अब तक अगर आपने मेरे विजडम लेक्चर को नहीं देखा है, मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, विजडम सेशन फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। सारे के सारे लेक्चर मिलेंगे 8 घंटे के अंदर, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तक सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ, विद द हेल्प ऑफ विजडम नोट्स। सोगा, पार्टनरशिप, एलएलपी सब इसी पे है। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरुआत करना चाहता हूं। ये नोट्स आपको मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले जो प्लेलिस्ट दिखाया था उसके भी सारे नोट्स उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेट अस बिगिन दोस्तों, फटाफट मेरे साथ शुरू करिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का विजडम सेशन की शुरुआत करते हैं। भैया देखो फटाफट ध्यान देना, एक्स है, एक्स नाम का बंदा एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक डॉक्यूमेंट साइन करके ABCDEFGH वाले पॉइंट को कवर कर रहा है। यानी कि अलग अलग वेरिएशन में आपको पूछ रहा है कि भैया वैलिड प्रोमिसरी नोट है कि नहीं। एक एक करके चलते हैं। एक्स है, इंस्ट्रूमेंट साइन कर रहा है, हाँ सर। कहता है आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर 500। क्या वैलिड प्रोमिसरी नोट है? बिल्कुल है। अनकंडीशनल प्रॉमिस है, बराबर है क्या? सर्टन सम है, सर्टन पर्सन को पे करने वाला है। सीधा बोल रहा है भैया प्रॉमिस करूंगा बी को इतना रुपए। ठीक है भैया, क्या वैलिड है? तो एक एक करके चलते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है? हाँ सर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। अनकंडीशनल प्रॉमिस है? हाँ सर है। साइन कर रहा है क्या? हाँ लिखा है सर साइन कर रहा है। सर्टन समय क्या? हाँ सर 500 रुपए है। सर किसको? सर्टन पर्सन को पे कर रहा है? हाँ सर सर्टन पर्सन को पे कर रहा है। चलेगा क्या सर? बिल्कुल चलेगा, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। दूसरा, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी। मैंने बी से 1000 रुपए लिए हैं और बी जब मांगेगा मैं उसको तब दे दूंगा। क्या वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? हाँ सर। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, वो बोल भी रहा है कि भैया मैं इंडेटेड हूं, मैं पे कर दूंगा जब वो मांगेगा। साइंड बाय द मेकर है, हाँ सर ऊपर लिखा है एक्स साइन है। सर्टन सम है, सर्टन पर्सन है, बिल्कुल वैलिड है। आते हैं सी में। मिस्टर बी एक्स साइन करके बोल रहा है मिस्टर बी को आई ओ यू ₹1000, मैं आपसे 1000 रुपए लेके रखा हुआ हूं। हाँ तो क्या करे? प्रॉमिस करना वापस करने का। यहां तो प्रॉमिस ही नहीं है, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। फिर कहता है मैं बी को वादा करता हूं कि मैं उसको 500 रुपए और अदर सम दूंगा। अरे अदर सम क्या होता है? सर्टन सम चाहिए, अदर करके तुम अनसर्टन कर दिए। आई प्रॉमिस टू पे बी 500, लेकिन क्या कहता है पहले डिडक्ट करूंगा कुछ पैसे जो मेरे को उससे लेने हैं। फिर से तुमने अनसर्टन कर दिया, ये डिडक्ट करूंगा वो डिडक्ट करूंगा। फिर कहता है 500 रुपए दूंगा 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, मेरी जब सी से शादी हो जाएगी उससे 7 दिन में करूंगा। अरे भैया सी तुमसे शादी करने के लिए रेडी तो होना चाहिए पहले, यहां पे भी गड़बड़ कर दी। कहता है 500 रुपए दूंगा डी की डेथ पे, डी की डेथ में प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अरे भाई एक्स, तुम बी को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुमको 500 दूंगा डी के मरने के बाद, जब डी मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़कर जाएगा। अरे डी मरेगा, ये बात सही है,
अगर तुम इतना लिख देते कि डी के मरने पे मैं तुमको पैसे दूंगा तो बात चल जाती। क्यों चल जाती सर? कि देखो सर, उस पर कोई कंडीशन थोड़ी है। कोई एक व्यक्ति मरेगा, ये तो सर एकदम कटु सत्य है, आज नहीं तो कल सबको जाना है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। आप ये बोल देते डी मरेगा 500 रुपए दूंगा, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल तो मरना ही है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये बोल दिया डी मरेगा और मेरे लिए पैसा छोड़ेगा फिर मैं तुमको दूंगा, भाई साहब ये आपने कंडीशन लगा दी, ये भी वैलिड नहीं है। प्रॉमिस कर रहे हो बी को कि भाई मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा और साथ में काला घोड़ा दूंगा, अरे नहीं भाई साहब, सर्टन सम ऑफ मनी ओनली ही चाहिए। यानी कि सर पहला वाला और दूसरा वाला ही एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है, बाकी सब के सब वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। ये देखिए CDEFGH ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। 2 पे चलते हैं। रमा एग्जीक्यूट कर रहा है या कर रही है प्रोमिसरी नोट इन द फॉलोइंग फॉर्म, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स। अब इसमें ध्यान देना, ऊपर एक्स साइन करके बी को प्रॉमिस कर रहा था, किसी व्यक्ति का नाम था, पेई का नाम था। यहां पे लिखता है आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स। किसको दोगे ये नहीं बताया, बराबर है क्या? अब यहां पे देखो दोस्तों क्या कहता है, देखो डिसाइड वेदर प्रोमिसरी नोट इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट और नॉट। जब आप ऐसे करते हो ना कि आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स, नाम नहीं लिखते हो, तो इसको बोला जाता है कि ये बेयरर को पे हो रहा है। किसको पे हो रहा है? बेयरर को। और आरबीआई के हिसाब से क्या है, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर, चाहे वो ऑन डिमांड हो चाहे फिक्स पीरियड हो। ऑन ये बेरर को नहीं जाएगा, ये ऑर्डर को जाएगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो भले आपने बोल दिया कि भैया मैं 10,000 रुपए पे करूंगा 3 महीने बाद, आपने नाम नहीं डाला, आपने नाम नहीं डाला तो वो बेरर हो गया। हाँ ये अनकंडीशनली है, सर्टन सम ऑफ मनी ही है, सब कुछ बराबर होते हुए भी ये इलीगल और अनइन्फोर्सेबल है, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर। और आपने नाम नहीं लिखा, जब नाम नहीं लिखा होता कि किसको पे होने वाला है उसको हम बेयरर ही मानते हैं। तो भले ही ये अनकंडीशनल है, रिटर्न प्रॉमिस है, सर्टन सम है, लेकिन फिर भी इलीगल माना जाएगा। ठीक है सर, तीसरे पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि भैया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन है, एक एक करके चलते हैं। प्रॉमिसरी नोट है, हाँ सर, कहां पे बना? कोलकाता में। पे किधर होगा? मुंबई में। अरे बना भी भैया इंडिया में, पे भी इंडिया में हो रहा है, इनलैंड हो गया। बिल ड्रॉ हुआ वाराणसी में ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर, यानी कि बना भी इंडिया में है, जो ड्रॉई है वो कहाँ का है? जोधपुर का है। पे किधर होगा? सिंगापुर पे। इससे फर्क नहीं पड़ता, हमको बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बोलता है? ड्रॉ इंडिया पे करो, ओके। पे भी इंडिया में हो रहा है तो इनलैंड। चलो पे नहीं हो रहा है, जो ड्रॉई है जो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो इंडिया का है? हाँ सर। तो अगर आप नीचे आंसर देखेंगे तो कहता है वाराणसी में हुआ ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर। बोलता है भले ही सिंगापुर में पे होगा फिर भी इसको इनलैंड मानेंगे, क्योंकि जो ड्रॉई है जो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है वो इंडिया का है, बिल बना भी इंडिया पे है। रेसिडेंट है आगरा का, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज आगरा में बनाता है, यानी कि इंडिया पे। किसके ऊपर बनाता है? बी के ऊपर। बी कहां रहता है? न्यूयॉर्क में रहता है। बी एक्सेप्ट करता है और बोलता है दिल्ली में पे करूंगा। कोई बात नहीं, बी न्यूयॉर्क में रह रहा है लेकिन बोल तो रहा है ना इंडिया पे करूंगा, तो बना भारत में और पे भारत में होगा। पे करने वाला व्यक्ति कौन है इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए 3 पे चलते हैं। कहता है रेसिडेंट ऑफ आगरा है, हाँ सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया बी के ऊपर न्यूयॉर्क में, ओके सर, न्यूयॉर्क में वो एक्सेप्ट करेगा। बी एक्सेप्ट कर रहा है कि दिल्ली में करूंगा, इस केस पे बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया में ड्रॉ हुआ, पेबल इन इंडिया भी है, इसलिए इनलैंड माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिसरी नोट न्यूयॉर्क में बना, विषय खत्म। भाई साहब न्यूयॉर्क में बना वहीं खत्म, ये क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इनलैंड उसको बोलते हैं जिसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि इंडिया में बनना चाहिए। अब जैसे ही न्यूयॉर्क में बना है, खत्म हो गया मामला। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन लंदन ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग इन दुबई। भाई ये दोनों के दोनों फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, ये देखो ये भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया। 4th पे चलते हैं। कहता है वेदर सी कैन रिकवर द अमाउंट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बनाया गया। बात को सुनना, सेक्शन 20 पे कहता है, देखो सी है सर। उसने क्या सी नाम का व्यक्ति कुछ अमाउंट रिकवर कर सकता है? बोले किस पे? बोले एक ब्लैंक है लेकिन स्टाम्प्ड प्रॉमिसरी नोट है, ब्लैंक है लेकिन स्टाम्प लगा हुआ है। जब ए नाम का एक मेकर ऑथराइज करता है बी को कि तू उस पर 500 रुपये फिल कर लेना, लेकिन बी फ्रॉडुलेंटली उस पर 2000 फिल करता है और सी को इंडोर्स कर देता है
कैसे इंडोर्स करता है? एज अ गिफ्ट इंडोर्स करता है। जो गुड फेथ में खरीदता है यानी कि गुड फेथ पे रिसीव करता है, लेकिन कंसीडरेशन नहीं देता है। और आपको बताया जा रहा है इस ब्लैंक स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट में इतनी स्टाम्प ड्यूटी है कि वो 2000 के अमाउंट को कवर करता है। आइए इसको वापस से जोड़ते हैं। ए नाम का एक मेकर है, ओके सर, उसने बी नाम के एक व्यक्ति को एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दिया और बोला 500 रुपए इस पे फिल कर लेना। बी उस पे फिल करता है 2000। क्या 2000 की स्टाम्प ड्यूटी कवर हो रही है? हो रही है सर। और सी को दे देता है। सी गिफ्ट पे लेता है, बिना कंसीडरेशन पे लेता है। इसका मतलब सी जो है वो होल्डर है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स आप तब बनते हो जब आप कंसीडरेशन के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को लेते हो। अब बताइए, क्या जो सी नाम का व्यक्ति है वो ए से पूरा 2000 वसूल सकता है? इस पे लगता है सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 बोलता है अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स होता ना सी, तो 2000 का पूरा अमाउंट रिसीव कर लेता। लेकिन क्योंकि सी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, क्योंकि उसने कंसीडरेशन में नहीं रिसीव किया है, वो सिर्फ 500 रुपए ही वसूल कर पाएगा। तो कहता है देखो, सी कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि उसने गिफ्ट पे लिया विदाउट कंसीडरेशन, इसलिए वो सिर्फ 500 ही लेगा। क्यों? क्योंकि ए बी को 500 रुपए ही देने के लिए इंटेंड किया था, ऑथराइज किया था। लेकिन अगर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स होता, वो पूरा का पूरा 2000 ले पाता ए से। क्यों? क्योंकि स्टाम्प भी 2000 को कवर करता है एंड इज लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर फुल अमाउंट। सर मान लीजिए स्टाम्प 2000 की वैल्यू को कवर कर रहा है और हम 5000 लिख देते, तो क्या सी 5000 ले पाता? नहीं। जितना स्टाम्प वैल्यू कवर कर रहा है उससे ज्यादा आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है सर, क्वेश्चन 5 में चलते हैं। कहता है बताइए, सिर्फ इंडोर्समेंट हो गया लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, क्या इसको वैलिड नेगोशिएशन बोलेंगे? मैंने कहा कब, आओ बोले बताते हैं। एन नाम का व्यक्ति है, उसने इंडोर्स किया चेक सी को, लेकिन अपने लॉकर पे रख लिया और बाद में एन की डेथ हो जाती है। बाद में पी नाम के एक व्यक्ति को चेक मिलता है एन के सेफ लॉकर पे। सीधी सी बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि भाई इंडोर्स बस कर देने से काम नहीं चलेगा। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो आपको इंडोर्स करके डिलीवर भी करना पड़ेगा। आप इंडोर्स करके लॉकर पे रख दिए, बाद में वो किसी थर्ड पर्सन को मिल रहा है, तो वो होल्डर नहीं बनने वाला है। ना तो पी होल्डर बनेगा ना तो सी होल्डर बनेगा, क्योंकि एन को ही इंडोर्स करके डिलीवर करना था। तो कहता है देखो, इंडोर्समेंट मस्ट बी फॉलोड बाय डिलीवरी, सेक्शन 48 कहता है ये जो पहला केस है एन वाला, यहां पे कोई वैलिड नेगोशिएशन नहीं हुआ और पी और सी होल्डर नहीं बनेंगे। क्यों नेगोशिएशन नहीं हुआ? क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई। अब कहता है सहदेव इंडोर्स अ प्रॉमिसरी नोट टू अर्जुन, अर्जुन को किया और डिलीवर कर दिया अर्जुन के एजेंट को। अर्जुन के एजेंट को, अर्जुन को नहीं, अर्जुन के एजेंट को। हु लेटर डाइड, बाद में मर जाता है। कौन? सहदेव मर जाता है। आफ्टर विच इंस्ट्रूमेंट किसको मिलता है? अर्जुन को मिलता है। बताइए क्या अर्जुन इसका होल्डर है? अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह कि अर्जुन के एजेंट को डिलीवरी हुआ, तो डिलीवरी टू एजेंट इज डिलीवरी टू प्रिंसिपल। तो कहता है सेकंड केस में डिलीवरी जो हुई ना अर्जुन के एजेंट को, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, इससे नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ। अर्जुन रिकवर कर सकता है 10,000 रुपए किससे? नकुल से। अब सवाल आता है सर ये नकुल कौन आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सहदेव है ना, इसको नकुल से मिला था ये 10,000 रुपए का जो चेक है, और नकुल ने इंडोर्स किया अर्जुन के लिए और अर्जुन के एजेंट को दिया, और अर्जुन को एजेंट के देने के बाद मर गया। तो क्या अर्जुन अब 10,000 नकुल से ले पाएगा? ले पाएगा, क्योंकि यहां पे नेगोशिएशन हो गया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कहता है आकाश है सर, क्या वो आकाश पेमेंट इनफोर्स कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज का? बोले कब? बोले जब एक अमन नाम का व्यक्ति बिल बनाता है बब्बन के ऊपर, बब्बन उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है सर, फिर ये जो पेबल है, बब्बन जो एक्सेप्ट किया, किसको पेबल था? मगन को पेबल था या उसके ऑर्डर को? अब ऐसा होता है, इसको इंडोर्स कर दिया जाता है गगन को, यानी कि अमन बिल बनाता है बब्बन के ऊपर, बब्बन एक्सेप्ट करता है, पेबल होता है मगन और ऑर्डर को। अब मगन और ऑर्डर को पेबर है, यानी कि मगन पे ही हुआ, मगन ने इंडोर्स कर दिया गगन को, तो बराबर है। एंड देन इंडोर्स बाय गगन टू आकाश, यानी कि सर अमन ने बिल बनाया बब्बन के ऊपर, बब्बन ने एक्सेप्ट किया, पे मगन था, मगन ने दिया गगन को, गगन ने दिया आकाश को। अब अल्टीमेटली आकाश के पास है सर क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। आकाश को दिया लेकिन डिलीवर नहीं किया, मतलब इंडोर्स बाय गगन, गगन ने आकाश के नाम पे इंडोर्स किया लेकिन आकाश को डिलीवर नहीं किया।
एंड आफ्टर गगन्स डेथ द बिल वॉज डिलीवर्ड बाय हिज सन अंकित टू आकाश बिफोर मैच्योरिटी। बाप रे, कनेक्शन देख रहे हो सर। पहले अमन ने बिल बनाया, किसके ऊपर? बब्बन के ऊपर। बब्बन ने एक्सेप्ट किया, पेई कौन बना? मगन बना। सर मगन ने उसको इंडोर्स किया गगन को, गगन ने इंडोर्स किया आकाश को। अब गगन जब आकाश को इंडोर्स किया, सिर्फ इंडोर्स ही किया, आकाश को डिलीवर नहीं किया। फिर गगन की डेथ हो जाती है और गगन का बेटा अंकित आकाश को डिलीवर करता है। लो भैया, पापा ने आपको बोला था कि इसको चेक देना है करके, बताइए क्या आकाश इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा वसूल सकता है? द आंसर इज नो। 57 बोलता है डिलीवरी इसेंशियल है नेगोशिएशन को कंप्लीट करने के लिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अंकित, गगन का बेटा, वो नेगोशिएट नहीं कर सकता सिर्फ डिलीवर करके इंडोर्सर की डेथ के बाद। कौन इंडोर्सर था? गगन इंडोर्सर था, उसको ही डिलीवर करना था, वो तो इंडोर्स करने के बाद मर गया। तो ये जो डिलीवरी हुई अंकित के द्वारा इनवैलिड है एंड आकाश इन्फोर्स नहीं कर सकता ये पेमेंट अगेंस्ट बब्बन, क्योंकि बब्बन ने उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है सर। क्वेश्चन 7 चलते हैं। कहता है वेदर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज कितना? 50,000। कौन ड्रॉ किया है? सक्षम ड्रॉ किया। किसके ऊपर ड्रॉ किया है? उत्कर्ष के ऊपर। कब ड्रॉ किया है? 14 अगस्त को 3 बजे, और फिर सेंड कर दिया एक्सेप्टेंस के लिए। क्या इसको डिसऑनर माना जाएगा जब उत्कर्ष ने 48 आवर्स तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया? आइए वापस से समझते हैं। बिल किसने ड्रॉ किया? सक्षम ने। किसके ऊपर? उत्कर्ष के ऊपर। कब? 14 अगस्त को 3 बजे। कौन से अमाउंट के लिए? 50,000। अब कहता है 14 अगस्त को जब दिया गया, बराबर है क्या? तो क्या इसको डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस माने? जब उत्कर्ष ने बोला कि मेरे को 48 आवर्स का टाइम लगेगा ताकि मैं समझू इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, और 16 अगस्त 3 बजे तक उत्कर्ष ने एक्सेप्ट नहीं किया। बताइए, 15 अगस्त को तो पब्लिक हॉलीडे था, तो 14 को आपने दिया भाई साहब उसको बिल ऑफ एक्सचेंज। 16 को क्या आप 3 बजे इसको डिसऑनर मान लोगे? नहीं। सेक्शन 61 एंड रीड विद 63 कहता है अगर 48 आवर्स से ज्यादा हो जाता है तो माना जाता है कि भैया डिसऑनर, लेकिन इस पे पब्लिक हॉलीडे को एक्सक्लूड किया जाता है। तो देखो कहता है ड्रॉई क्या है? इंटाइटल्ड है टू 48 आवर्स, यानी कि उत्कर्ष के पास 48 आवर्स होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन इस पे एक्सक्लूड किया जाता है पब्लिक हॉलीडे टू कंसिडर एक्सेप्टेंस। तो 48 आवर्स एक्सपायर कब होंगे? 17 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त को तो क्या आ गया भैया? नेशनल हॉलीडे। तो आप 14 को तो दिए हो, तो 15 और 16 नहीं गिनोगे, आप 16 और 17 गिनोगे, तो 17 अगस्त को वो एक्सपायर होगा और बिल वॉज अभी डिसऑनर्ड नहीं है 16 अगस्त को। आप 17 अगस्त तक वेट करोगे, अगर 17 अगस्त तक उत्कर्ष एक्सेप्ट नहीं करता तो डिसऑनर माना जाएगा। 8 में चलते हैं। कहता है देखो मैच्योरिटी पीरियड है बिल ऑफ एक्सचेंज का पेबल 60 डेज आफ्टर साइट, ये कब बिगिन होगा? कहता है ये जो मैच्योरिटी पीरियड है बिल ऑफ एक्सचेंज का जो 60 डेज आफ्टर साइट में है, ये चालू कब होगा? अब आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी तब शुरू होती है जब ड्रॉई इसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो कहता है के नाम का एक ड्रॉर है वेयर मिस्टर के ड्रॉज द बिल इन फेवर ऑफ मिस्टर जे, और मिस्टर जे होल्ड करते हैं इसको 30 दिन के लिए। अब भाई 30 दिन के लिए जे होल्ड कर लिया, आफ्टर साइट वाला है, इसके 30 दिन से होल्ड करने से कुछ नहीं होता। आफ्टर साइट का मतलब होता है कि इसकी मैच्योरिटी तब से शुरू होगी जब आप इसको क्या करोगे? एक्सेप्ट। तो 30 दिन तक आप रखे थे, इससे क्या लेना देना है? जब आप इसको ड्रॉई को पेश करोगे एन को एक्सेप्ट करने के लिए, अब वो एक्सेप्ट जब करेगा वहां से 60 डेज काउंट होगा। तो सेक्शन 61 कहता है अगर आफ्टर साइट वाला है, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, कहता है मैच्योरिटी पीरियड कमेंस होगा एक्सेप्टेंस से। तो 60 दिन कहां से काउंट होंगे? जब एन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एंड 30 डे डिले जो है, 30 डे डिले का मतलब ये जो जे उसको 30 दिन तक अपने पास होल्ड करके रखा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक एन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक 60 दिन चालू ही नहीं होंगे। समझा सर? तो ये जो है ये इररिलेवेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 कहता है वेदर ए जो मेकर है क्या वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा जब बी नाम का पेई जो है वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड। अब बात को ध्यान से समझना, प्रॉमिसरी नोट है, पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है सर। कौन पेई है? बी है, लेकिन कहता है इस प्रॉमिसरी नोट में कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं थी
कहां पे इसको प्रेजेंट करना है करके, बराबर है, बात को ध्यान से समझना। तो सेक्शन 64 बोलता है वैसे तो प्रेजेंटमेंट जनरली रिक्वायर्ड होती है कि आप प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट करोगे तो मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटमेंट की जरूरत ही नहीं है अगर ये प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है एंड साथ साथ में देखो प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है और साथ साथ में कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है एंड नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। कौन सी प्लेस पे पेमेंट होगा ये नहीं था, तो ए इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी डिस्पाइट नॉन प्रेजेंटमेंट। ए आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, क्यों भाई साहब, दो शर्त यहां पे पूरी हो रही है, प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है, यस, दूसरा कोई भी प्लेस मेंशन नहीं है, यस। इस केस में जब प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है और कोई प्लेस मेंशन नहीं है, इस केस पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, आप जब मांगो जहां मांगो आपको पेमेंट मिलेगा। तो जस्ट बिकॉज कि बी नाम के पेई ने ये प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट नहीं किया, यहां पे तो प्रेजेंटमेंट जरूरी भी नहीं था, तो ए आप डिस्चार्ज नहीं होगे। तो कहता है नो presentment is necessary to charge the maker when promissory note is payable on demand and not payable at a specified place। कोई specified place भी नहीं है और on demand है, तो ए आप डिस्चार्ज नहीं होगे। 10 पे चलते हैं, प्रिया है। क्या प्रिया का प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो 15 अक्टूबर को क्या था, ड्यू था, made on 12 October during business hours at Sanjay's office by leaving the bill with Sanjay's assistant in his absence, क्या वैलिड प्रेजेंटमेंट माना जाएगा? सर वापस से बताइए भैया, प्रिया नाम की एक बंदी है सर, इसके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है सर, इसकी ड्यू डेट थी 15 अक्टूबर को, थी सर, इसने प्रिया ने 12 अक्टूबर को बिजनेस आवर्स में संजय के ऑफिस पे इस बिल को छोड़कर आई संजय के असिस्टेंट के पास, क्योंकि संजय ऑफिस पे नहीं था, बराबर है क्या? क्या इसको वैलिड प्रेजेंटमेंट बोला जाएगा लॉ के अंदर, बराबर है क्या? व्हेन पेमेंट वाज नॉट मेड एंड द बिल वाज डिसऑर्डर्ड। तो सेक्शन नंबर 64 ये बोलता है कि आपको बिल का प्रेजेंटमेंट किसके पास करना है, ड्रॉई के पास, एक्सेप्टर के पास, या किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पास। आप संजय के असिस्टेंट के पास छोड़ा है, ना तो संजय का असिस्टेंट ड्रॉई है, ना तो वो एक्सेप्टर है, ना तो वो ऑथराइज्ड असिस्टेंट है, वो अनऑथराइज्ड था। इसका मतलब आपने वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं किया, हेंस प्रीवियस प्रेजेंटमेंट इज इनवैलिड अंडर द लॉ। आपने प्रेजेंट ही वैलिडली नहीं किया है, बराबर है क्या? तो इस केस पे कहता है क्या इसको वैलिड प्रेजेंटमेंट बोला जाए? ना भाई, ये वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं है। सर इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने तो दिया था ऐसे कि हाँ प्रैक्टिकली इंसान ऐसे ही करेगा, वो ऑफिस में नहीं तो उसके असिस्टेंट को दे देगा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि असिस्टेंट उसको दे देगा। हाँ ये प्रैक्टिकल स्टेप है, बट सेक्शन 64 की नजर पे ये वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं है। प्रैक्टिकल स्टेप जरूर है बट वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं है, इसकी वजह से इसको वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं माना जाएगा। 11 पे चलते हैं। मोहन का राइट टू रिकवर है, कहता है क्या whether Mohan's right to recover on a promissory note payable at a specified place on a fixed date is affected। क्या मोहन का अधिकार अफेक्ट होगा जब एक प्रॉमिसरी नोट जो एक स्पेसिफाइड प्लेस पे फिक्स्ड डेट पे पेबल था, जब वो प्रेजेंट करता है इसको 2 दिन आफ्टर द ड्यू डेट, क्यों? कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गई थी, बराबर है क्या? और बोले क्या होगा एंड इन व्हाट सिचुएशन डिले इन प्रेजेंटमेंट कैन बी एक्सक्यूज। मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट है, एक जगह पे पेबल था, एक डेट पे पेबल था, सब बराबर था, बाढ़ आ गई वहां पे, रास्ता बंद हो गया है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थी, तो क्या मोहन का राइट टू रिकवर वो अमाउंट प्रभावित हो जाएगा? सेक्शन 75A बोलता है नहीं भाई साहब, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आई ना, तो ये जो डिले है, डिले इन प्रेजेंटमेंट, ये एक्सक्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जो मोहन के कंट्रोल के बाहर पे थी और उसके डिफॉल्ट और उसके मिसकंडक्ट और उसकी नेग्लिजेंस पे नहीं हुई। वो लेट नहीं किया, वो घर पे बैठ के नहीं सो रहा था, वो आराम नहीं कर रहा था, वो लापरवाह नहीं था, वो तो प्रेजेंट करना चाहता था बट परिस्थितियां उसके हद से बाहर थी, बाढ़ आई हुई थी। तो अब कहता है प्रोवाइडेड, क्या कहता है? प्रोवाइडेड प्रेजेंटमेंट इज मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम।
वो बाढ़ वाली परिस्थिति नॉर्मल हो गई, पानी अपनी जगह हर जगह बैठ गया, रास्ते खुल गए हैं, अब नॉर्मल परिस्थिति आ गई है, आफ्टर द कॉज सीजेस, अब आप रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट कर दो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मोहन का राइट टू रिकवर अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 64 जनरली बोलता है, क्या बोलता है? जनरली बोलता है कि प्रेजेंटमेंट आपको मैच्योरिटी में करनी है एंड मे डिस्चार्ज द मेकर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस कॉज्ड बाय द डिले, यानी कि आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मेकर डिस्चार्ज हो जाएगा प्रॉमिसरी नोट का। लेकिन ये क्या है? जनरली है। इसका एक्सेप्शन कहां दिया? 75A पे, कि भैया मैच्योरिटी पे अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गई और आपके कंट्रोल के बाहर है और आप नहीं प्रेजेंट कर पाए, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल रूल बोलता है भैया मैच्योरिटी पे आप पेश करो ताकि आप मेकर को लायबल ठहरा पाओ, बराबर है क्या? लेकिन उसका एक्सेप्शन 75A पे दिया है। आते हैं 12 नंबर पे दोस्तों, सुनना। कहता है क्या अमाउंट, व्हाट अमाउंट सौरभ कैन रिकवर फ्रॉम सचिन, जब एक प्रॉमिसरी नोट 1.5 लाख का था, इशू किया गया था 1000 kg राइस के लिए ऑन 3 मंथ्स क्रेडिट, ये डिसऑनर हो जाता है मैच्योरिटी पे और सौरभ को एडवोकेट का भी खर्चा लगता है सूट फाइल करने पे। अब दोस्तों ये कवर होता है सेक्शन 117 पे। 117 बोलता है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो भैया जितना उसका अमाउंट था इंस्ट्रूमेंट का 1.5 लाख, ये जो ड्यू था, साथ में जो भी एक्सपेंस आपने इनकर किया, ये जो वकील का खर्चा लगा वो, और साथ साथ में 18% पर एनम का इंटरेस्ट, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल टेंडर, यानी कि जो डेट ड्यू थी जब से आपको पेमेंट मिलना था और जब तक डिले हुआ, ये सब आप ले पाएंगे। तो क्या क्या? इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट, वकील का खर्चा यानी कि लीगल एक्सपेंस, और 18% पर एनम का इंटरेस्ट। इस पे एक बात और है कि भाई पेमेंट करने वाला व्यक्ति किसी और कंट्री में रहता है, आप किसी और कंट्री में रहते हो, तो कौन से एक्सचेंज रेट से पैसा लगेगा? अब क्योंकि यहां पे ऐसी बात नहीं बताई है, तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है और इंडोर्सर का राइट जो है वो 117 में दिया जरूर है, बट इस केस पे नहीं लगेगा बोल के हमने उसको अवॉइड किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। कहता है वेदर शिवाज एक्ट, शिवा का हरकत है एक, ऑफ इशूइंग अ चेक ऑफ 21,000, शिवा ने 21,000 का चेक इशू किया एज अ गिफ्ट, किसको? अपने सिस्टर को, कब? रक्षाबंधन में, ओके। और बाद में उसको इंस्ट्रक्ट किया कि इसको प्रेजेंट मत करना, मेरे खाते में अभी पैसे कम हो गए हैं, ऐसा बताया अपनी बहन को, और इवन बैंक को भी स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इसको ऑफेंस माना जाएगा 138 में? आप बहुत समझदार हैं। 138 में जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो तभी लगती है जब आपने चेक को इशू किया फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगल इन्फोर्सेबल डेट। बहन को रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रहे थे 21,000 का, ये गिफ्ट है, इसलिए 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। शिवा ने कोई ऑफेंस नहीं किया, भले ही उसने स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन क्यों ना दिया हो चेक इशू करने के बाद, बट कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए नहीं था। तो 138 तब नहीं लगता जब आप बिना किसी कंसीडरेशन के चेक इशू करते हो। अब आता है राम। राम क्या लायबल होगा 138 के अंदर? कब? जब एक चेक दिया राम ने 51,000 का, किसको दिया? रोहन को दिया एज अ वेडिंग गिफ्ट। अब कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझना। ये जो 51,000 का चेक राम ने रोहन को दिया एज अ वेडिंग गिफ्ट बोल के, ये कब दिया? आफ्टर परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड कार फॉर ₹5 लाख, यानी कि सर राम ने रोहन से एक 5 लाख रुपए की कार खरीदी। कब खरीदी? 10/11/2022 को। 4 लाख रुपए उसने इमीडिएटली पे कर दिया राम ने, और 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था। अब क्या हुआ? राम ने जो कार खरीदी थी 5 लाख की, 4 लाख इमीडिएटली दे दिया, 1 लाख रुपए बचा था। अब ये 1 लाख बचा है, उसके बाद ये 51,000 का वेडिंग गिफ्ट दे रहा है चेक के तौर पे, बराबर है क्या? और ये जो वेडिंग गिफ्ट है 51,000 का, ये डिसऑनर हो जाता है इनसफिशिएंट फंड की वजह से। एंड वेदर रोहन वॉज जस्टिफाइड इन ट्रीटिंग इट एज एन ऑफेंस। अब कहानी क्या है? कहता है भाई देखो, 5 लाख की कार ली थी, किससे ली थी? रोहन से। किसने ली थी? राम ने। 4 लाख इमीडिएटली पे कर दिया सर। कितना बचा? 1 लाख। अब ये जो 1 लाख बचा ही अपनी जगह, 51,000 का जो चेक दे रहा है राम रोहन को, वो 1 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए नहीं दे रहा है, वेडिंग गिफ्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि रोहन की शादी है। अब वो चेक डिसऑनर हो गया 51,000 वाला।
रोहन कहता है भैया ये तो वो कार का पैसा तूने भेजा था और ये डिसऑनर हो गया, राम तेरे ऊपर 138 लगेगा। रोहन ऐसा बोल रहा है और राम कहता है अरे भाई साहब मैंने वेडिंग गिफ्ट दिया 51,000, शगुन का 1,000 है भाई, 1,000 ऊपर का, अक्कल बुद्धि नहीं है क्या? अगर कार का पैसा होता तो 50,000 40,000 राउंड फिगर देता से, शगुन का ऊपर 1,000 देता क्या? नहीं ना। तो सेक्शन 138 के हिसाब से लाइबिलिटी तभी अराइज होती है जब आपने चेक इशू किया है किसी डेट के लिए, लाइबिलिटी के लिए। तो मैं जब चेक इशू किया था, क्या मैं 1,00,000 का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था कार का उसके लिए दिया कि मैंने वेडिंग गिफ्ट के लिए दिया? तो कहता है भैया सिंस द 51,000 चेक वॉज इशूड प्योरली एज अ वॉलेंट्री गिफ्ट एंड नॉट टूवर्ड्स द 1,00,000 आउटस्टैंडिंग, उसके लिए थोड़ी दिया था भाई साहब। सेक्शन 138 इज नॉट अट्रैक्टेड, राम इज नॉट लायबल, और रोहन आप बिल्कुल गलत हो जब आप इसको 138 के अंदर गिन रहे हो। आइए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्या मिस्टर वाई जो है जिसने चेक इशू किया है 10,000 का, किसको? जेड को, क्या वो लायबल होगा जब ये चेक डिसऑनर हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई के खाते पे इनसफिशिएंट फंड थे, बराबर है क्या? एंड क्या लीगल पोजीशन होगी अगर चेक वाज इशूड एज अ डोनेशन? सीधी सी बात है, मिस्टर वाई अगर मिस्टर जेड को डोनेशन के लिए ये चेक दिए थे तब तो भाई साहब 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को 10,000 कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए दिए थे तो 138 अट्रैक्ट होगा। कहता है देखो डिसऑनर ऑफ चेक इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी ऑफेंस करता है 138 का। लेकिन कब बनेगा 138 का ऑफेंस, ये समझ रहा है, इसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले जैसे ही मिस्टर जेड के पास ये इंफॉर्मेशन आई कि भैया ये लीजिए आपका चेक, ये चेक बाउंस हो चुका है, क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, ठीक है। अब जो मिस्टर जेड हैं वो मिस्टर वाई को जैसे ही उनको जानकारी मिली वहां से नोटिस देंगे 30 दिन का। पहली बात तो देखो 3 कंडीशन है। पहला, चेक मिला, चेक जैसे ही मिला वहां से 3 महीने के अंदर आपको ये चेक को डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंटमेंट होगा 3 महीने में, यानी कि मिस्टर जेड ने चेक को प्रेजेंट किया विद इन 3 मंथ्स, ये पहली शर्त। ओके सर, वैलिडिटी पीरियड के अंदर किया, वो रिटर्न आ गया। जैसे ही रिटर्न आया आपने नोटिस दिया 30 डेज के अंदर, यानी कि मिस्टर जेड मिस्टर वाई को नोटिस देंगे भाई तेरे खाते में पैसे नहीं है विद इन 30 डेज। कहां से? जैसे ही जानकारी मिली मिस्टर जेड को कि भैया चेक बाउंस हो गया, वहां से 30 दिन में। अब 15 दिन के अंदर मिस्टर वाई को पे करना होता है। नोटिस मिल गया वाई को कि भैया इनसफिशिएंट फंड था, चेक बाउंस हो गया, अभी भी 15 दिन है तेरे पास, तू पे कर दे तो बच जाएगा, लेकिन तूने पे नहीं किया। अब 138 का ऑफेंस है, पनिशेबल होगा, इंप्रिजनमेंट 2 साल तक की हो सकती है, फाइन हो सकता है डबल। डबल यानी कि कितना? 10,000 का चेक था तो 20,000, या तो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर यही 10,000 का चेक एज अ डोनेशन होता तो इस पे 138 नहीं लगता और वाई की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। तो 138 का ऑफेंस बनेगा कब? जब आप नोटिस दोगे और वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता। आपने नोटिस दिया और वो 15 दिन में पेमेंट कर दिया तो 138 का ऑफेंस नहीं बनने वाला है। किसके ऊपर? वाई के ऊपर। ठीक है सर, 16 पे चलते हैं। 16 क्या कहता है? क्या जो मिस्टर हर्षा है जिसने चेक इशू किया है 50,000 का एज अ डोनेशन, किसको? एनजीओ को, एक चाइल्ड के एजुकेशन के लिए 1 साल के लिए, बाद में उसने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया, पता चला कि ये जो एनजीओ है ये फ्रॉड है, ये बच्चों के एजुकेशन के नाम पे पैसे तो लेता है लेकिन बच्चों का एजुकेशन नहीं कराता है, तो क्या मिस्टर हर्षा को लायबल ठहराया जाएगा डिस्पाइट द एनजीओ इशूइंग अ डिमांड नोटिस? डिमांड नोटिस भी दे दी है साथ साथ में, बराबर है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, वही तभी अराइज होता है जब लीगली इन्फोर्सेबल डेट होता है। यहां पे तो डोनेशन था, कुछ लगने वाला नहीं है यहाँ पे। 17 पे चलते हैं। 17 कहता है सुमित ने सूट फाइल किया है सेक्शन 138 में, किसके खिलाफ? प्रियांश के खिलाफ। क्यों भाई साहब? क्योंकि प्रियांश ने एक चेक इशू किया था सेल प्राइस के लिए 14/6/2023। बड़ा अच्छा केस है, ध्यान से समझना। सर सुमित ने सूट फाइल किया किसके खिलाफ? प्रियांश के खिलाफ। क्यों? क्योंकि प्रियांश ने एक चेक दिया था 14/6/2023 को, जिसको प्रेजेंट किया गया, डिसऑनर हुआ 19/6 को। काहे के लिए? ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड एंड वेदर द स्टैट्यूटरी नोटिस एंड वेटिंग पीरियड हैव बीन कंप्लाइड। सवाल बड़ा सिंपल है सर, 14 तारीख को एक चेक था, वो डिसऑनर हुआ 19 को क्योंकि इनसफिशिएंट फंड था। ठीक है सर, अब क्या करना होगा भाई? सीधी सी बात है, सूट कब मेंटेन होता है?
अब भी बताया था, जब एक रिटर्न डिमांड नोटिस दोगे तुम 30 डेज के अंदर जब से डिसऑनर हुआ है, यानी कि ऑन और बिफोर 18/7/2023, क्योंकि डिसऑनर यहां से हुआ है, यहां से 30 दिन। फिर प्रियांश को 15 दिन में पेमेंट करना है। अगर प्रियांश 15 दिन में पेमेंट नहीं करता है, अब आप उसको सूट फाइल कर सकते हो और उसके ऊपर ये पनिशमेंट लगेगा। यानी कि सर एक प्रकार से आप तो पहले 15 दिन का वक्त देते हो सर। क्या देते हो? 15 दिन का वक्त देते हो। किसको देते हो 15 दिन का वक्त? जो व्यक्ति को पेमेंट करना है, यहां पे प्रियांश को। ठीक है सर, वक्त दे दिया सर। आगे बढ़ते हैं, 15 दिन में नहीं पे किया तब 138 का ऑफेंस बनेगा। चलते हैं 18 में। क्या जो भोलेनाथ है, क्या जब वो चेक इशू किया सुरेंद्र के फेवर पे, बराबर है, क्या वेदर भोलेनाथ आफ्टर इशूइंग अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र बाय रिक्वेस्टिंग सुरेंद्र नॉट टू प्रेजेंट द चेक एंड बाय गिविंग स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन टू अ बैंक कमिट एन ऑफेंस? क्या भोलेनाथ जिसने चेक इशू किया सुरेंद्र के फेवर पे और बाद में उसको रिक्वेस्ट कर रहा है चेक को प्रेजेंट मत करना और बैंक को भी स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो क्या भोलेनाथ क्या 138 का ऑफेंस कर रहा है? ये आपसे सवाल है। बड़ा क्लियर बात है भाई साहब। देखो कहता है ये जो स्टॉप पेमेंट आपने किया ना चेक के बाद भी, इससे आप नहीं बचोगे। पूछो क्यों? 138 तो सीधा बोलता है कि भैया लाइबिलिटी बनेगी अगर लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए। कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दिया लीगली इन्फोर्सेबल डेट है कि नहीं है। 139 बोलता है जब भी कोई चेक इशू होगा हम तो प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने ये चेक इशू किया है लीगली इन्फोर्सेबल डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, उसका प्रिजम्पशन लग गया। 140 बोलता है आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अरे मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे खाते में ना इनसफिशिएंट फंड रहेगा इसलिए मैंने स्टॉप पेमेंट किया था। इन सब को मिलाएं तो भाई साहब ऑफेंस आपके ऊपर बनता है बिल्कुल, और इससे आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। 19 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है क्या मिस्टर एक्स ने ऑफेंस कमिट किया है जब उसने एक पोस्ट डेटेड चेक दिया है? कब दिया पोस्ट डेटेड चेक? 1/8/2022 को फॉर 5 लाख इन फेवर ऑफ मिस्टर आर टुवर्ड्स द आउटस्टैंडिंग ड्यूज 26/7/2022। यानी कि भैया ड्यू कब आ रहा है? 26/7 को। आपने चेक कौन सा दिया? 1/8/2022। यानी कि सर ड्यू हो जाएगा 26/7 को, चेक है 1/8/2022 का 50,000 का, ठीक है। बाद में कहता है लेटर रिड्यूसेस इज बैंक बैलेंस। भैया 5 लाख का आपने चेक दिया, बाद में बैंक बैलेंस उसका 4.5 लाख आ जाता है, टैक्स पे कर देता है क्योंकि वो 29 तारीख को, और फिर रिक्वेस्ट करता है इसका प्रेजेंटमेंट मत करना। एक्स जो है रिक्वेस्ट कर रहा है आर से कि इसको प्रेजेंट मत करना, और फाइनली स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी बैंक को देता है। अब ये घुमाने वाला सवाल है, ये क्या पूछ रहा है आपको समझ में आ रहा है? ये पूछ रहा है कि भाई माना डेट का ड्यू डेट 26 था, लेकिन डेट जो डेट है उसकी चेक की जो डेट है वो तो 1/8 की थी, वो तो पोस्ट डेटेड था। यानी कि भाई कायदे से तुम 1/8 को देखोगे, जो डेट डली है वहां से 3 महीने देखोगे, कि आप 26 को देखोगे। तो सेक्शन 138, 139, 140 को अगर मिलाएं तो वो ये कहता है, 138 तो सीधा लाइबिलिटी बताता है, 139 प्रिजम्पशन है, 140 बोलता है कि आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? कि मेरे में इनसफिशिएंट बैलेंस रहेगा। अब ये कहते हैं कि भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका चेक पोस्ट डेटेड था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार आपने चेक इशू किया वो भले पोस्ट डेटेड है, यानी कि आज आप बना रहे हो भविष्य के लिए, पोस्ट डेटेड है। 139 का तो प्रिजम्पशन लग ही रहा है ना कि आपने चेक इशू किया टू डिस्चार्ज अ वैलिड डेट, और 140 बोलता तुम ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि भाई मेरे को नहीं पता था, मैं टैक्स पे कर दूंगा और अमाउंट कम हो जाएगा। सो इट डजंट मैटर, चेक वाज पोस्ट डेटेड, 138 का ऑफेंस बनेगा। तो कहता है इशुएंस ऑफ अ चेक फॉर अ लीगली इन्फोर्सेबल डेट फॉलोड बाय डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड और स्टॉप पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। द लॉ प्रिज्यूम्स, 139 पे वो प्रिज्यूम करता है कि भैया आपने लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए ही दिया था, एंड आपको अलाउ नहीं करता डिफेंस ऑफ लैक ऑफ इंटेंशन कि भाई मेरे को नहीं पता था कि ये भैया इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर हो जाएगा। हेंस मिस्टर एक्स एक्ट अमाउंट टू ऑफेंस, एंड वो भी जो भी नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन का, फिर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करेगा, फिर 138 का अपना क्या बनेगा? ऑफेंस। एंड दैट्स ऑल दोस्तों।
सारे टॉप क्वेश्चंस मैंने निकाले थे इसके अंदर, और वो क्वेश्चन निकाले जिससे ना आजू बाजू दाएं बाएं इर्द गिर्द के छोटे मोटे क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर क्या हो जाए, कवर हो जाए। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए और आपके एग्जाम के लिए। अगर यहां तक रुके हो, लेक्चर पसंद आया है, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए अब लाते रहूंगा। और जाते जाते कमेंट करके जाइएगा इस बार सीए फाउंडेशन लॉ पे 80 पार। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।